करिए चालू। हाँ मैंने खाली कही दे। थोड़ी आगे लाओ शक्य हो तो अवाज। ओके थैंक यू। चलो चालू यू कैन स्पीक। ओके ओके ओके। नमस्कार साथियों, पत्रकार मित्रों वडोदरा शहर कांग्रेस समिति द्वारा खूब ज हार्दिक स्वागत है कि आटली शॉर्ट नोटिस में आप सौ आज वडोदरा शहर कांग्रेस समिति द्वारा बोलावेल पत्रकार परिषद में आप आव्या छो एना बदल अभिनंदन पाठवुं छुं। आजनी आ पत्रकार परिषद में मध्य प्रदेशना पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजयसिंह साहेब, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना उपप्रमुख तथा वडोदरा शहरना प्रभारी पंकजभाई पटेल, वडोदरा शहरना कार्यकारी प्रमुख श्री भीखाभाई, निकुलभाई पटेल, अनुजभाई, किरणभाई, आ सौ मित्रों आज જ્યારે हाजर है तो एमनी सामे आज चूंटणीनो बिगुल वागी गयुं छे अने भारतीय जनता पार्टीना 27 वर्षना कुशासनना घणा मुद्दाओ જ્યારે जनतानी सामे આવ્યા હોય અને પ્રજાલક્ષી જ્યારે ઇસ્યુ ઊભા થયા હોય એવા સમયે માનનીય શ્રી દિગ્વિજયસિંહ સાહેબ સ્પેશિયલી આજે વડોદરા ખાતે આવીને આપ સૌને ઘણા મુદ્દા આપની સામે રજૂ કરશે। धन्यवाद राहुल जी। आदरणीय साथियों, मैं आज उस शहर में हूँ जो कि अपने शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था, जो कि अपने फाइन आर्ट्स कॉलेज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। एमएस यूनिवर्सिटी एक ज़माने में देश की लीडिंग यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। वडोदरा शहर की अर्बन प्लानिंग अर्बन प्लानर्स के बीच में डिस्कशन में आती थी। ऐसे शहर में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और मोटे तौर पर यदि आप देखेंगे 27 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है और यदि 2022 का चुनाव का विश्लेषण करें तो दो स्पष्ट रूप से ग्रुप है जो चुनाव लड़ रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और उसके गुप्त समर्थक अलाइज का कोalition है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और MIM, ये वो ग्रुप है जो कि भाजपा उसको नेतृत्व करती है और आम आदमी पार्टी और MIM उसके विरोधी वोट काटने के लिए उनको सहयोग करते हैं। तो आज दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो विकल्प भाजपा का कांग्रेस ही है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, यदि आप देखेंगे, सन 60 में गुजरात राज्य का गठन हुआ और 60, 70 और 80 के दशक में जितने भी 1995 तक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो आपके सामने है। मैं देख रहा था किस अहम और अहंकार में नरेंद्र मोदी जी डूबे हुए हैं। कहते हैं मैंने गुजरात बनाया, यानी कि उनके पैदाइश के पहले गुजरात था ही नहीं।
गुजरात की अस्मिता थी ही नहीं, गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। गुजरात का गौरवमय इतिहास रहा है और सदियों से यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड होता रहा है। 1400 किलोमीटर का जहां कोस्ट लाइन हो, आयात और निर्यात का केंद्र रहा है। यदि आप देखेंगे तो गुजरात के लोगों की ट्रेड, कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई मुकाबला नहीं है। तो ये कहना कि 2002 के बाद जो मुख्यमंत्री बना उसने गुजरात बनाया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और गुजरात की अस्मिता के साथ जिन्होंने अन्याय किया है उसकी मैं निंदा करता हूं। साथियों, मैं इसलिए आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहता हूं क्योंकि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में हमेशा से अधिकांश केवल एक किसानों के 3 जो कानून आए उसको छोड़कर हमेशा भारतीय जनता पार्टी शासन के कानूनों का, नियमों का समर्थन किया। उन्होंने एनआरसी, सीएए का समर्थन किया, उन्होंने 370 का कश्मीर का कानून हटाया गया उसके समर्थन किया, नोटबंदी का उन्होंने समर्थन किया, दिल्ली में राइट्स हुए उसमें कोई उन्होंने योगदान नहीं दिया बचाने का। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मुद्दा हाथ में लिया था कि वे अवतरित हुए हैं देश में देश का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। लोकपाल का गठन करना चाहिए। यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल अच्छा बने उसके लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की और अन्ना हजारे के नेतृत्व में इन लोगों का जो एजिटेशन था उसमें लोकपाल कानून बनाने के लिए उनकी सहमति से कानून बनाया। लोकपाल का गठन हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, नियुक्तियां हो चुकी हैं, नियम बनाए जा चुके हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया था, एक भी प्रकरण में लोकपाल के सामने वे गए क्या? आज उन्हीं के सरकार के मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। लिकर पॉलिसी को लेकर जांच हो रही है। इसलिए मैं सदैव से उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बी टीम कहता हूं और कांग्रेस मुक्त भारत की उनकी योजना का उसका अंग मानता हूं। एमआईएम श्री ओवैसी केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव में उतरते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मांगते हैं, दूसरी तरफ ओवैसी मुसलमानों में उन्माद फैलाकर, हिंदुओं के खिलाफ उन्माद फैलाकर उनसे वोट मांगते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों से कभी समझौता नहीं किया और आजादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी एक तरफ
आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग के खिलाफ जब मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे, उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ये अंग्रेजी हुकूमत का साथ दे रहे थे। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 में, इन्होंने उनका विरोध किया था और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा का कोalition की सरकार थी और गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर के को उन्होंने एक आवेदन दिया था कि कांग्रेस के इस एजिटेशन को सख्ती से दबाया जाए। कहने का मेरा मतलब यह है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कि कभी भी किसी भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों से न समझौता किया है, न कभी करेंगे, क्योंकि ये देश सबका है। इस देश की अनेकता में एकता ही इसकी शक्ति है। कोई ऐसा देश नहीं है भारत इस विश्व में जहां की 18 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो, भाषाएं हो। और हमारा सनातन धर्म भी मूल रूप से इसी भावना से उसको जाना जाता है। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, इंसानियत। और जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिस तरह से अलग अलग नदियां बहती हैं लेकिन गत्वा जाके समुद्र मिलती हैं, उसी प्रकार से सारे धर्म के अनेक रास्ते हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है सबकी। साथियों, आज 27 साल से भाजपा की सरकार है और मुझे पता लगा है कि श्री बंजारा जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने भी राजनीतिक दल बनाया है जो कि अमित शाह जी और मोदी जी के खास हुआ करते थे एनकाउंटर्स में, जिनको अनेक वादे किए गए थे और वादे पूरे न होने के कारण उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पहला उन्होंने बयान यही दिया कि 27 साल में कुछ नहीं हुआ। लोकतंत्र का मूल यही है, परिवर्तन ही उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और किस प्रकार का यहाँ का शासन प्रशासन किस हद तक गिर गया है, ये मोरवी पुल के दुर्घटना का एक ऐसा प्रमाण है कि उसके अलावा दूसरा कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा देश होता तो वहां का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन गुजरात में सरकार का मतलब है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरा ब्यूरोक्रेसी और पुलिस उनके आदेशों का पालन करती है। ना तो नियम है, ना कानून है, ना संविधान है। जिस दिन ये घटना हुई मैं भुज में था, दूसरे दिन मैं मोरबी पहुंचा। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मुझे जानकारी मिली कि 4 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही थी, जिसमें मंत्री, सांसद, कलेक्टर, एसपी सब मौजूद थे। 6:20 पर पुल गिरा। 10 मिनट के अंदर वहां के लोकल लोग आ गए बचाने के लिए। एक भी पुलिस का सिपाही तक वहां मौजूद नहीं था और 1 घंटे तक उनकी मीटिंग चलती रही भाजपा के नेताओं की और 7:30 बजे वो लोग वहां पहुंचे। बिना मंजूरी के पुल का उद्घाटन कर दिया गया। जो घड़ी बनाते हैं
उन्हें इसका 2007 में लीज दे दी गई थी 9 साल की। लीज रिन्यू नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय अदालत ने सारे प्रश्न सामने उठाए हैं। कितना झूठ बोलती है सरकार इस बात से साबित होता है कि ट्विटर पे डाल दिया कि हमने एसआईटी का गठन कर लिया, लेकिन एसआईटी का कोई भी गजट नोटिफिकेशन आज तक नहीं निकला है। क्या कलेक्टर और एसपी को मालूम नहीं था कि ये बिना मंजूरी के ये चालू कर दिया गया है पुल? जो कैपेसिटी 50 लोगों की थी वहां 450 के टिकट काटे गए, क्या मालूम नहीं था? आज तक क्यों नहीं? जो मालिक है उस कंपनी का, जो उसका व्यवस्था करता है, उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी का केस क्यों नहीं लगाया गया? मैं जानना चाहता हूं। कलेक्टर और एसपी प्रशासन पर यह मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया? क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी है। आज तक जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी सूची तक जारी नहीं की गई। जहां तक मेरी जानकारी है 190 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। साथियों, ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है, हिस्टोरिकल फेलियर है किसी भी शासन और प्रशासन का। ये नमूना है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, और इसलिए इसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। जब जब कांग्रेस पार्टी यहां पे आंदोलन प्रदर्शन करती है सरकार के खिलाफ, उन्हें इजाजत नहीं मिलती, लेकिन एमआईएम जब भी प्रदर्शन करना चाहती है उसकी परमिशन मिल जाती है, क्योंकि गुप्त समझौता है। इसीलिए मैंने कहा है कि पॉलिटिकल अलायंस है गुजरात के इलेक्शन में भाजपा का, और गुप्त रूप से आम आदमी पार्टी और एमआईएम का। इसलिए आपको विकल्प अगर चुनना है तो कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आदरणीय साथियों, किस तरह से शहर की जमीन का बिल्डर्स के लिए दोहन किया जाता है, उसका एक नमूना बड़ौदा के बारे में मेरी जानकारी में आया है। विश्वामित्र नदी, जो कि यहां की एक शान हुआ करती थी, आज जमीन धीरे धीरे वहां से निकालकर बिल्डर्स के लिए तैयार की गई है और एक नाला भर रह गया है। सारी गंदगी उसमें जाती है और वहां क्रोकोडाइल सेंचुरी बनने लायक क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन हो गई है, मगरमच्छों की, जिससे कि खतरा है। स्मार्ट सिटी का पैसा आया, पहली बात तो ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ही हमें समझ में नहीं आया, जिसका ढोल बजाकर मोदी जी ने प्रारंभ किया था। स्मार्ट सिटी में खर्चा अगर हुआ है तो अर्बन प्लानर्स ने जो पहले से प्लान था उन्हीं के अंदर खर्च किया गया। गरीब मोहल्लों के अंदर कोई स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च नहीं हुआ। ये अपने आप में इनकी नीति और नियत साबित करती है। इसी के साथ साथ ये आप देखेंगे कि पूरे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वविद्यालय हैं, उसमें यूजीसी गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। एमएस यूनिवर्सिटी, जिसका पूरे देश में नाम था, उसके माननीय वाइस चांसलर महोदय यूजीसी गाइडलाइंस के अंतर्गत वे क्वालिफाइड नहीं होते हैं। जहां अनेक पद खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, और ये भी एक भाजपा शासित राज्यों में एक समानता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। जब भी शासकीय नियुक्तियां निकलती है पेपर जरूर लीक होता है,
और पेपर लीक हो जाने के बाद स्कैम पकड़ा जाता है। इसी प्रकार का स्कैम हमारी एमएस यूनिवर्सिटी में भी हुआ था। साथियों, एक जमाने में बड़ौदा टेक्सटाइल सेंटर हुआ करता था, कॉटन ग्रोइंग एरिया है, टेक्सटाइल सेंटर हुआ करता था। टेक्सटाइल सेंटर अब नहीं रहा, अब इलीगल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो चुका है। एक जमाने में पंजाब यूज्ड टू बी दी गेटवे ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। आज गुजरात ड्रग ट्रैफिकिंग का गेटवे हो गया है। जितना भी इलीगल ड्रग आ रहा है जिससे हमारे नौजवान पीढ़ी बिगड़ रही है, वो सब गुजरात से आ रहा है और यहां ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पकड़ा गया है। ये आपके सामने है। साथियों, इन सब बातों को लेकर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चाहे शहर बड़ौदा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, 27 साल तक आपने भाजपा को अवसर दिया और इन्होंने सारे नियम, कायदे, कानून, संविधान इनको बलाए ताक रखकर मन मर्जी से इन्होंने अपना काम किया। ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित किया, दंडित किया और करप्ट ऑफिसर्स को साथ में लेकर जो उनके गुलामों की तरह काम करें उनको उन्होंने तरजीह दी है। हमारे संविधान में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है नियम कानून बनाना और नियम कानून का पालन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी होती है, पुलिस होती है, जिनको ये अधिकार होता है कि वे यदि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कोई नियम कानून विरुद्ध निर्णय लेती है तो उसको याद दिलाया जाए, उनको सही नियम कानून की जानकारी दी जाए। लेकिन देखने में आ रहा है, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, कि किसी भी सरकारी अधिकारी या पुलिस अफसर ने उनको नियम कानून के बारे में कहा तो उसको फिर प्रताड़ित किया गया। सरदार सरोवर में अधिकांश जमीन मध्य प्रदेश की डूबी। केशुभाई पटेल के साथ जब समझौता हुआ तब मैं मुख्यमंत्री था और हमने उसमें समझौता करके सरदार सरोवर को बनने के लिए समझौता किया। मुझे इस बात का दुख है कि 18 साल हो जाने के बाद भी सौराष्ट्र की सूखी जमीन पर अभी पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी खराब है कि सौराष्ट्र में जब भुज गया था मुझे बताया गया कि पहली बार ही नहर को में पानी छोड़ा गया, नहर ही टूट गई। इसी तरह से भुज का पुल, ओवरब्रिज 18 साल बाद या 10-12 साल के निर्माण में पूरा हुआ और 3 महीने में क्रैक आ गए। क्यों हो रहा है ये? एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़े शान शौकत के साथ उसका उद्घाटन किया, 1 हफ्ते में ही वो टूट गया। कारण क्या है कि भाजपा के राज में जो गवर्नेंस मॉडल है, पेट्रोनेज टू द क्रिमिनल्स, पेट्रोनेज टू कमीशन एजेंट्स एंड पेट्रोनेज टू करप्शन, क्राइम, कमीशन, करप्शन, ये मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। मैं आपके माध्यम से बड़ौदा क्षेत्र और गुजरात के मतदाता भाइयों बहनों से कहता हूं कि परिवर्तन की आवश्यकता है और इस परिवर्तन की आवश्यकता में आपको चुनना है एक समूह जो हमारे कानून, नियम और संविधान को तोड़ रहा है और एक वो जो भारत को जोड़ रहा है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे उसका प्रावधान है आर्टिकल 39A, जिसमें कि नीति और नियम ऐसे बनाने चाहिए जिससे कि अमीर और गरीब की खाई कम हो, प्रो पुअर पॉलिसीज बनना चाहिए। देखने में क्या आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, PSUs बेचे जा रहे हैं, निजी लोगों को बेचे जा रहे हैं, सरकारी जमीनें लीज पे दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जितने भी यहाँ अस्पताल थे वो प्राइवेट पार्टीज को दिए जा रहे हैं। आज अस्पतालों में सरकारी अस्पताल ना होने के कारण जो मिडिल क्लास है वो भी अपने परिवारजनों का इलाज नहीं करा पा रहा है, क्योंकि आयुष्मान जो है वो केवल गरीबों के लिए है। इसलिए हम लोगों ने अपने इस मामले में मैनिफेस्टो में डाला है कि 10 लाख तक का हमारा मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग लाएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हमारा कंसंट्रेशन शिक्षा और स्वास्थ्य पे रहेगा, रोजगार पे रहेगा। इसके बारे में जानकारी आपको है। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए थे और उन्होंने जो यहाँ 8 मुद्दे दिए थे उसका उल्लेख भी हमारे मैनिफेस्टो में है। साथियों, आप सबके माध्यम से इतना ही मैं कहूँगा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी का अहम और अहंकार, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने गुजरात बनाया, जब तक गुजरात में आप उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तब तक उनके बात समझ में आने वाली नहीं है। ये मुझे आपसे अनुरोध करना। धन्यवाद। सर, वो दहेगाम की पूर्व धारासभ्य कांग्रेस की है, उसको टिकट नहीं मिली जी। कामिनी बार राठौड़, हाँ। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मेरे पास 1 करोड़ रुपए मांगे थे पार्टी ने और मैंने नहीं दिए तो मुझे टिकट नहीं दी गई। कामिनी एक बात बताएंगी कि किसने मांगे थे, कौन ने मांगे थे, कब मांगे थे, कौन सा प्रमाण है? मुझे 45 साल हो गए कांग्रेस में और सन 85 जब मैं PCC प्रेसिडेंट बना तब से मैं किसी न किसी तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूं। हर बार जिसको टिकट नहीं मिलता है वो यही बात कहता है। प्रमाण अगर है तो मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करने के लिए मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सर, गुजरात में डबल इंजन सरकार है, ये भाजपा का कहना है। ऐसी डबल इंजन सरकार है जो गरीबों को रौंदती चली जा रही है, यहाँ के अहम और अहंकार में डूबी हुई है। उस डबल इंजन का जो फ्यूल है वो नरेंद्र मोदी जी का अहम और अहंकार है और ये गरीबों को कुचलती हुई चली जा रही है। सर जी, 60 साल आपका राज रहा तो आपने कोई ऐसा नीति नियम क्यों नहीं बनाया जिसमें गरीबों की कमी हो? निश्चित तौर पे बनाए। 1947 में हमारी हालात क्या थे जरा आप आपके पिता आपके फैमिली के जो उस समय रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, और आज क्या है। तब GDP क्या था, पर कैपिटा इनकम कितना था, मेल न्यूट्रिशन का उस समय कितना था। जो कुछ हुआ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से हुआ है। सर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ऊपर सीधा निशाना डाला है। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि लादिन जिंदाबाद वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए जी। लादिन जिंदाबाद कहने वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए और राहुल गांधी पर ऐसा बोला है आरोप कि पाकिस्तान जाकर भारत छोड़ो यात्रा करें। इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। किसने लादेन जिंदाबाद कहा है बताइए? उनका स्टेटमेंट। अरे स्टेटमेंट तो झूठा बोलते हैं। RSS से झूठ बोलना सिखाया जाता है उनको। RSS क्या रजिस्टर्ड बॉडी है? मैं पूछता हूं आपसे, उसकी क्या मेंबरशिप है? उसका कोई बैंक अकाउंट है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो गुरु पूर्णिमा पे चंदा आता है वो कौन से खाते में जमा होता है? ये अनरजिस्टर्ड बॉडी है। कोई पकड़ा जाता है RSS मेंबर, चाहे टेरर एक्टिविटी में या करप्शन में, कहते ही मेंबर नहीं है। जब आपकी मेंबरशिप नहीं तो आप मेंबर कहां से बनेगा? कोई नाथूराम गोडसे के लिए कह दिया कि मेंबर नहीं था हमारा। साथियों, RSS जो है शुद्ध रूप से
केवल सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला संगठन है और हमारे पास प्रमाण रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में इनके वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो कि मोदी जी की सरकार में उन्हें सबको बरी किया गया। अनेक उसके अंदर मध्य प्रदेश के थे जिनको मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों से अगर समझौता किसी ने किया है तो गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो आतंकवादियों की वजह से नुकसान हम लोगों ने झेला है। सर, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है राहुल गांधी जी की, उन्होंने वीर सावरकर जी पर कल एक स्टेटमेंट दिया जिसके चलते बवाल स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसके चलते उन्होंने एक पुरावा भी दिखाया लोगों को और एक उसके चलते बवाल हुआ है। शिवसेना ने भी किनारा किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है कि मैं बड़े आदर के साथ ब्रिटिश हुकूमत के सर्वेंट के रूप में काम करूंगा, लॉयल सर्वेंट के रूप में काम करूंगा। ये उनका ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट है, लेटर है, उसको उन्होंने कोट किया है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ ने कल छिंदवाड़ा में मंदिर की आकृति वाला केक काट दिया, बवाल हो गया उस पर। भाजपा कह रही है हिंदू धर्म और सनातन परंपरा। फिर आप सीएम शिवराज सिंह ने ऐसा कहा है बगुला भगत पे। आप फिर उसी पे आ गए ना, हिंदू मुसलमान पे। नहीं, वो मंदिर controversy चल रही मस्जिद, इसलिए आप मंदिर मस्जिद पे फिर आ गए ना। नहीं, कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसा है, यही उमा भारती जी ने हनुमान जी के मंदिर में अंडे वाला केक प्रस्तुत किया तो उसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा। धन्यवाद। सर, बीजेपी जिस तरह से एक बार जो नेता को टिकट नहीं मिलता, 500 कार्यकर्ताओं के साथ ये लोग मतलब इस्तीफा दे देते हैं। तो इस बार चुनाव में भाजपा के साथ कैसे फाइट होगा जी, गुजरात विधानसभा के चुनाव में आपके नेता को टिकट नहीं मिलता है तो 500 कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे देते हैं। एक बात सुनो, ये हमारी पार्टी जो है विचारधारा के साथ चलती है। हमारी विचारधारा इस देश में एकता की विचारधारा है, सांप्रदायिक सद्भाव और उस विचारधारा पे चलती है जो सनातनी परंपराओं की है। सनातन धर्म पूरे विश्व को कुटुंब मानता है। हमारे धार्मिक आयोजनों में नारा लगता है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये तोड़ने वाली पार्टी नहीं है, ये जोड़ने वाली पार्टी है। कितनी सीटें आएगी? आपका टारगेट कितना होगा गुजरात की सीट में? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है बहुमत के लिए लड़ती है। थैंक यू। सर, जिस तरह से बीजेपी ने आज यात्रा की निकल पड़े गुजरात में कब आएगी? ऐसा है, कन्याकुमारी से कश्मीर का रास्ता जो है वो साउथ से नॉर्थ का है। गुजरात में भी हमारी यात्रा, भारत जोड़ो यात्राएं निकल रही है। भारत जोड़ो का संदेश जा रहा है। गुजरात कब आएगी? गुजरात राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार करने के लिए, लेकिन उसकी डेट आपके पास आ जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का एक भारत जोड़ो यात्रा हमारी नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जा रही है, लेकिन उप यात्राएं हमारे पूरे देश में चल रही हैं जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकल रही। बीजेपी ने फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार में आज कारपेट बॉम्बिंग करने का पूरा कैंपेन में लॉन्च किया है। हर सीट पे उनके बड़े नेता, वो राष्ट्रीय नेता हो या स्टेट के नेता हो, और रैली या कुछ करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस कारपेट बॉम्बिंग का? कांग्रेस के पास क्या जवाब है? देखिए, कारपेट बॉम्बिंग जो है ना, ये चुनाव के समय जरूर होती है। 5 साल क्या करते रहे लोग? लूटते रहे, बर्बाद करते रहे। मोरवी डैम के डिजास्टर पर 3 मुख्यमंत्री वहां आसपास 70 किलोमीटर के आसपास घूम रहे थे। एक भी मुख्यमंत्री उन परिवारों से जाकर नहीं मिला जिनकी जान गई है। उनके पास जाते, उनकी पीड़ा सुनते। क्या 2 लाख रुपए देकर आप अपने हाथ धो लिया? मैं उसकी निंदा करता हूं। सारे मुख्यमंत्रियों को माफी मांगना चाहिए जो मोरबी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन पीड़ित परिवारों से जाकर नहीं मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।